नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अररिया से वायरल हुए वीडियो का विलन कौन है? क्या आरजेडी समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाए या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? क्या है वायरल वीडियो का पूरा सच? इसकी पड़ताल जारी है। फिलहाल अपडेट यह है कि वीडियो में दिख रहे 3 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है। यहां हम एक बार फिर यह साफ कर दें कि अभी तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है और जी बिहार झारखंड भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। पर इस पूरे मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसे हम जस का तस आपके सामने रख रहे हैं। गिरफ्त में अररिया के गद्दार दो गिरफ्तार, तीसरा फरार। देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट। हिंदुस्तान के खिलाफ गद्दारी की हुंकार भरने वाले इन आरोपियों में से 2 सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस की रात भर चली तलाशी के बाद इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर तीसरा आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पहला आरोपी सुल्तान आजमी, दूसरा आरोपी है शहजाद, तीसरा आरोपी आदिब रजा, जिसकी तलाश में पुलिस जी जान से जुटी है। और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के जो 2 एक्यूज्ड हैं उनको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फरार आरोपी आदिब रजा और सुमी की मां खुद वार्ड पार्षद है, इसलिए आरोप लग रहे हैं से बचाने छिपाने की कोशिश हो रही है, जबकि आरोपियों की तरफ से दलील दी जा रही है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। हम लोग बेगुनाह सर, हम लोग जो पीछे से कोई कुछ बोला है सर, देखिएगा लिपसिंग अलग अलग है। हम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे से बोल रहा है सारा कोई। वीडियो भी वही भाजपा कराया है, वो भी भाजपा। हमने तो कहा जांच करो और जो दोषी है उसको सजा दो। दलील और दावे अपनी जगह हैं, पर सवाल बेहद संगीन है। हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी क्यों की? पाकिस्तान के समर्थन में नारे क्यों लगाए गए? निर्दोष हैं तो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? अब पूरा मामला एक बार फिर समझ लीजिए। दरअसल अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम की जीत के बाद ये वीडियो सामने आया। आरोप है कि ये वीडियो उसी जश्न का है जिसमें सरफराज के समर्थकों ने भारत विरोधी और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि होनी अभी बाकी है। जी मीडिया भी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, पर जांच चल रही है। पूरा सच बहुत जल्द सामने होगा। अररिया से रवि के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अररिया के इस वायरल वीडियो का पूरा सच तब सामने आएगा जब इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, लेकिन इससे पहले देश प्रेम और देश विरोध के नाम पर सियासी जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने वीडियो में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए कहा है गिरिराज सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि बीजेपी कह रही है कि देश विरोधी नारेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायरल वीडियो पर सियासी बवाल, आरजेडी ने उठाए वीडियो पर सवाल, बीजेपी ने कहा बर्दाश्त नहीं नारेबाजी। अररिया से वायरल हुए वीडियो पर उठा सियासी तूफान पटना से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया है। देश प्रेम और देश विरोध की दुहाई देकर सियासत भी शबाब पर है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वीडियो से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए सवाल उठाया है कि सरकार गिरिराज सिंह के खिलाफ जांच क्यों नहीं करवाती। देखिए, जब तक फोरेंसिक लैब से जांच नहीं हो जाता, जब तक जांच नहीं हो जाती, तब तक इस पे कहना बेकार की बात है। तो इस तरह के जो काम जो है, हम तो टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग लगातार सोसाइटी को कम्युनलाइज करने का काम करते हैं, भाजपा के लोग। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी के ऑफिस में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है।
और बदनाम आरजेडी को किया जा रहा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी का साजिश है और घबराहट में और कहीं नहीं कहीं साजिश करके और बीजेपी वाले अपने आदमी को भेजकर इस तरह का काम करवाए हैं। क्योंकि बीजेपी के ऑफिस में, चाहे वो दिल्ली का ऑफिस हो चाहे किसी प्रदेश का ऑफिस में, जो आतंकवादी उनके पास है उसको प्रशिक्षित किया जाता है देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का। एकदम निश्चित रूप से बीजेपी और जदयू का ये साजिश है आरजेडी को बदनाम करने का। देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत की भूमि पर जो लगाएगा किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये आज पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद अपनी चमड़ी बचाने के लिए आरजेडी की थोथी दलीलों पर देश विश्वास करने वाला नहीं है, राज्य विश्वास करने वाला नहीं है। सियासी वाद पलटवार की इस लड़ाई में पटना से दिल्ली तक कई बड़े नेता कूद पड़े हैं। पूर्व सांसद शरद यादव ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा है कि किसी की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाना गलत है, जबकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी गिरिराज सिंह के समर्थन में खड़े हैं। इस पूरे सियासी बवाल के बीच जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का बयान चौंकाने वाला है। बलियावी ने कहा है कि नारेबाजी के दोषियों पर कार्रवाई के साथ साथ उन नेताओं पर भी एक्शन लिया जाए जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान दिए थे। वीडियो तो जांच का विषय है। इससे पहले भी वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ है, लिबर्टी में जाने के बाद फॉल्स हो गया। वो जांच का विषय है और अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की बात की है तो जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जाहिर है बलियावी का इशारा गिरिराज सिंह की ओर है। मतलब इस मामले में जेडीयू और बीजेपी के बीच भी खींचतान जारी है। देखना है कि वायरल वीडियो पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। दिल्ली से धीरज और पटना से अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वायरल वीडियो के विवाद को सभी पार्टियां अपने अपने सियासी चश्मे से देख रही है। नारेबाजी की निंदा तो सभी पार्टियां कर रही हैं, पर किसी की नजर में यह देशद्रोह है तो किसी की नजर में साजिश। सुनवाते हैं आपको अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान। जिस मुल्क में पैदा होते हैं, जिस मुल्क की संविधान को आप शपथ लेते हैं, जिस मुल्क में पढ़ते हैं, खिलते हैं, बढ़ते हैं, उस संविधान के खिलाफ, उस जो है देश के खिलाफ अगर कोई नारा लगाता है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इससे समझना चाहिए कि आरजेडी में किस तरह के लोग हैं और किनके समर्थन पर आरजेडी आज जीत के आई है और कैसे वह जो भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीति की धारा है उसको कहां ले जाना चाहती है, ये आरजेडी को समीक्षा करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद अगर नारा लगा रहे हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये समझिए कि ऐसा नारा लगाने वाले देशद्रोही हो सकते हैं, देशभक्त कोई नहीं हो सकते हैं। देशद्रोही ऐसा नारा देश के खिलाफ, अपने मातृभूमि के खिलाफ लगाएंगे। बिहार में कानून का राज, मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। इसलिए इसके राजनीतिक निहितार्थ के तहत नहीं बल्कि कानून के राज को चुनौती दिया है और कानून के अनुसार सम्यक कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि अररिया और सरफराज को लेकर बिहार के किस नेता ने अब तक क्या कुछ कहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब आतंक का गढ़ बन जाएगा अररिया, जबकि सरफराज ने कहा कि अररिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। नित्यानंद राय ने भी आरोप लगाया आईएसआईएस को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार ने कहा सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि सरफराज ने कहा कि अररिया में देश विरोधी जो नारे हैं वो बीजेपी की साजिश है। राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी के दफ्तर में देश भर के आतंकी बैठते हैं। जितन राम मांझी ने कहा अररिया में सिर्फ मुसलमान नहीं दलित भी रहते हैं। तो तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि बयानों का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे लालू के लिए राहत वाली खबर की। तो एक अंग्रेजी अखबार ने यह दावा किया है कि रेलवे टेंडर मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जांच एजेंसी को इस मामले में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने रिश्वत में जमीन ली। अंग्रेजी अखबार की खबर के बाद आरजेडी खेमा केंद्र और बीजेपी पर निशाना साध रहा है, जबकि बीजेपी अपनी सरकार का बचाव कर रही है।
रेलवे होटल टेंडर मामला, लालू तेजस्वी हो सकते हैं बरी, जांच एजेंसी को नहीं मिले सबूत, एक अंग्रेजी अखबार का दावा। एक अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट छपी है जिसमें दावा किया गया है कि रेलवे टेंडर घोटाले में लालू एंड फैमिली के खिलाफ जांच एजेंसी को पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अखबार की रिपोर्ट में आरजेडी को अररिया और जहानाबाद में पार्टी उम्मीदवार को मिली जीत के बाद जश्न मनाने और साथ ही केंद्र और बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया। इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों ने केंद्र के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नहीं तो जानबूझ के हम लोग पर केस दबाव दिया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। सीबीआई बोला है कि कोई दबाव माना केस हुआ है, इस पर जानबूझ के केस मुकदमा हम। रेलवे टेंडर घोटाले में जून 2017 में सीबीआई की आर्थिक अपराध विभाग ने एफआईआर दर्ज की। इसमें कहा गया था कि साल 2006 में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर रेलवे के 2 होटलों को निजी कंपनियों को बेच दिया और उसके बदले पटना में एक महंगी जमीन खरीदी। इस मामले में 6 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के समक्ष तेजस्वी यादव पेश हुए। 2 दिसंबर 2017 को ईडी ने राबड़ी देवी से इस मामले में पूछताछ की। देश भर में लालू एंड फैमिली के कई ठिकानों पर छापे पड़े। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद लालू परिवार कटघरे में था। अब अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के बाद लालू परिवार का केंद्र पर सियासी हमला और तेज हो गया है। देखिए तो स्पष्ट है ना, हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे थे ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से कहा जा रहा है और ये जांच में आप देखिएगा अभी तक चल ही रहा है। लेकिन ये जो सीबीआई का जो लीगल एडवाइस जो करता है, लीगल एडवाइजर जो है, उन्होंने सीबीआई को बोला कि कोई लालू जी के खिलाफ सबूत ही नहीं है, इस पे एफआईआर बनता ही नहीं है। फिर भी किसके दबाव में ये जांच हुआ, ये एफआईआर हुए, ये रेड हुआ और लगातार लालू जी नहीं बल्कि पूरे परिवार को तंग किया जा रहा है। तो ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है। रेलवे टेंडर घोटाले में अखबार की रिपोर्ट के बाद आक्रामक आरजेडी के आरोपों का बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने जवाब दिया है। और दिल्ली के जिस अखबार का हवाला देकर कहा जा रहा है, उस अखबार की रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि सीबीआई ने जब पूरे मामले की जांच की तो पाया कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया और रेलवे के 2 होटल पुरी और रांची का ये कोचर बंधुओं को दे दिया और जिसकी एवज में प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग में 3 एकड़ जमीन लिखवा लिया गया, जिस पर 750 करोड़ का मॉल बन रहा है। ये तो रिपोर्ट में ये लिखा है। इस घोटाले में लगातार पूछताछ और कार्रवाई का सामना कर रहे लालू परिवार के लिए ये रिपोर्ट राहत जरूर लाई है, पर यह आकलन एक अखबार का है, न कि कानून और इंसाफ का। इसके लिए जांच एजेंसियों की फाइनल रिपोर्ट और अदालती फैसले का इंतजार करना होगा। आशुतोष के साथ अमित, जी मीडिया, पटना। और अब बात एनडीए को लगे झटके की, तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अलग हो गई। एनडीए से अलग होने के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने सोमवार को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया। 4 साल में पहला मौका होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। हालांकि इससे सरकार की सेहत को कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि नाराज टीडीपी ने 7 मार्च को केंद्र सरकार से अलग होने का फैसला किया था। अब एनडीए से टीडीपी के अलग होने के बाद अलग अलग दलों के नेताओं की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए हर जगह लोग जो है एनडीए बिखर रहा है। सोनिया गांधी जी ने डिनर पे बुलाया था, जिस प्रकार से 20 पार्टियां जुटी हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में यूपीए जो खेमा है और बढ़ेगा और मजबूत होगा और बीजेपी का जो तानाशाह रवैया है वो उनको लिए डूबेगा। देखिए जो विश्वास उनको दिया गया था, तो इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया कि वो सरकार ने जो वचन दिया था, जो वादा किया था, उसको तोड़ा, तो उनका तो वाजिब मुद्दा है। बड़े गठबंधन में छोटे मोटे मतभेद उभरते रहते हैं। एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन इसका टीडीपी का अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो टीडीपी का जो निर्णय है वो पिछले कुछ ही महीनों से इसको लेकर उन्होंने एक कोशिश किया है, एक वातावरण बनाने के लिए,
और अपनी खामियों को और सरकार की, वहां की राज्य सरकार की जो जिस प्रकार जनाधार खिसक गया है, टीडीपी का पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, उसके लिए कोई बहाना चाहिए था उनको। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने नियोजित शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार मानने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों से किसी तरह का विरोध नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को उनका अधिकार देने के लिए तैयार हैं। 27 मार्च को सुनवाई के बाद ही आगे की बात होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली है। हम उसका भी अध्ययन करेंगे। तो अभी मामले की अगली सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। सर्वोच्च न्यायालय क्या डायरेक्टिव है ये अभी पता नहीं चल सका है। फैसले की कॉपी हमने नहीं देखी है। प्रधान सचिव आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि हम लोग कभी भी जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके हमेशा हम लोग उनके पक्ष में रहे हैं, उनके हित की बात किया है। माननीय मुख्यमंत्री तो खड़ा ही किया है इनको, और इनके साथ हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। दरभंगा में पीएम मोदी के समर्थक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक कमलदेव यादव ने अपने इलाके में एक चौक का नाम मोदी चौक रखा था। इस पर कई महीनों से विवाद चल रहा था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। पीएम की फोटो लगाने की इतनी बड़ी कीमत, बीजेपी समर्थक की हत्या से इलाके में सनसनी। दरभंगा में सुशासन को अपराधियों की चुनौती। क्या जानलेवा हो रही है बिहार की राजनीति? देश भर के चुनावों में भले ही पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी लगातार जीत रही हो, भले ही देश और दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा हो, लेकिन बिहार के दरभंगा में एक परिवार को पीएम मोदी के समर्थन की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी है। जी हां, दरभंगा के सदर थाना इलाके के बाबू भदवा गांव में राजनीति की आड़ में कुछ अपराधियों ने कानून का मजाक उड़ाया है, सुशासन को सरेआम चुनौती दी है। ये नरेंद्र मोदी चौक राजद के गढ़ में हम लोग जो खोल दिए ना सर, ये इनको जितने भी राजद के हमारे गांव निवासी है ना, हिंदू का गांव, वो सब जो है ना हम लोग पे हाथ धो के पीछे पड़े हैं। क्योंकि चौक खोलते साल 6 महीना होते एक और मेरे से बड़े भाई थे, उनको भी ऐसे हत्या कर दिया गया। पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने बाबू भदवा गांव में एक चौक का नाम नरेंद्र मोदी रखा और गांव में इसी बात को लेकर कई बार विवाद हुआ, मारपीट भी हुई। पीड़ित परिवार वालों के मुताबिक उपचुनाव के नतीजे के एक दिन बाद 40-50 लोग चौक पर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। उसी रात कमलदेव यादव के घर हमला किया गया। इसमें उनके पिता की हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में बीजेपी समर्थकों ने शहर के कर्पूरी चौक को जाम भी किया। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, तो एडीजी ने भी मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात की है। चंद्र यादव है, उनकी हत्या हुई है, उनके बेटा घायल है, और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस एफआईआर में 3 लोगों को संदिग्ध बनाया गया है, क्योंकि पूर्व से जमीन विवाद चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों जो संदिग्ध हैं उनको डिटेन कर लिया है। एक तरफ घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक देश में पीएम की फोटो लगाना और उनका समर्थक होना इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कीमत एक परिवार को जान देकर चुकानी पड़ रही है। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। और अब हम भ्रष्टाचार के कोड को डिकोड करेंगे। खबर मोतिहारी से है, जहां भारत से नेपाल के बीच वाया मोतिहारी भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। इस खेल में परिवहन विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारियों तक के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। दिल थाम के देखिए, जी बिहार झारखंड का बड़ा खुलासा।
हम करेंगे भ्रष्टाचार का कोड डी कोड। जी बिहार झारखंड पर ऑपरेशन क्लिंकर लाइव। क्लिंकर लोड किए सैकड़ों की संख्या में ट्रक प्रतिदिन मोतिहारी से गुजरता हुआ नेपाल के बीरगंज जाता है और उस ट्रक के वजन से कई गुना ज्यादा यानी कि ओवरलोड होता है वो ट्रक। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी को वो नजर नहीं आता है। सीमेंट का रॉ मटेरियल होता है क्लिंकर, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से मोतिहारी रक्सौल होते हुए नेपाल के सीमेंट फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाता है। इन ट्रकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर क्षमता से कई गुना ज्यादा क्लिंकर लदा हुआ है, लेकिन परिवहन विभाग या स्थानीय पुलिस का कोई अधिकारी रास्ते में रोकता टोकता तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों, वो भी सुन लीजिए। ये ट्रक सैकड़ों की संख्या में होता है और ऐसा नहीं है कि वो रात के अंधेरे में चलता है बल्कि दिन के उजाले में। बावजूद इसके किसी अधिकारियों का उस पर अब तक नजर का नहीं आना, डीटीओ को भी वो अब तक नजर नहीं आना निश्चित तौर पे सवाल खड़े करता है। अगर सूत्रों की माने तो इसे 3500 रुपया प्रत्येक ट्रक प्रति माह के हिसाब से पासिंग दिया जाता है और शायद यही वजह है कि कोई भी अधिकारी उस पर हाथ डालने से गुरेज करता है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन स्थित अशोक कन्वेंशन केंद्र में 3 दिवसीय छठे आयुर्वेद पर्व का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के अध्यक्ष, सह राष्ट्रीय पर्व के चेयरपर्सन और पद्म भूषण से सम्मानित वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा और वैद्य धनंजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने एक स्मारिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर जगन्नाथ त्रिपाठी, वैद्य इंदु मिश्रा, वैद्य यशवंत सिंह के साथ कई लोगों को आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने पर धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी जताई। साथ ही कहा कि बिहार में छठे आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है, इससे लोगों को काफी लाभ होगा। अच्छा आयोजन हुआ है और यहाँ की सरकार ने, विशेष करके यहाँ के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने, यहाँ के स्वास्थ्य सचिव जी ने जो सहयोग दिया है, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उससे बिहार में जनता को आयुर्वेद की दृष्टि से एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर पाएंगे। बिहार में आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक डॉक्टरों के बराबर वेतन मिलेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। इससे आयुष चिकित्सकों की सालों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा छठे आयुर्वेद पर्व के उद्घाटन के मौके पर की। 3 दिन तक चलने वाले पर्व पर सीएम ने खुशी जताई और अपने आयुर्वेद के लगाव की बात की। सीएम ने कहा कि बिहार में बंद 4 आयुर्वेद कॉलेजों को फिर से खोला जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। सीएम ने कहा कि आयुर्वेद का बिहार से पुराना नाता है, इसको आगे ले जाने के लिए शोध को बढ़ावा देना जरूरी है। अब जो आयुर्वेद है, अब इसके साथ तो मेरा व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी की। हमारे पिताजी तो वैद्य थे ही, और ये जो पटना में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है, उसी के वो प्रोडक्ट थे, वहीं से पढ़े थे। इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर।